हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, जैसा आप सभी जानते हो, हम रेगुलरली वीडियोस डाल रहे हैं हमारे चैनल के ऊपर एमसीक्यूज की। जैसा आप सभी जानते हो, एग्जाम आने वाले हैं आप लोगों के, और अब की बार एमसीक्यू एग्जाम होने वाले हैं। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे एमसीक्यू लेकर आए, और हमारे पास भी बहुत डिमांड आ रही है। बच्चों बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। जो हमने लास्ट में एमसीक्यूज की वीडियो डाली है, अभी 11th की भी डाली थी, 12th की भी डाली थी, तो हमारे पास बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और मैं सभी को थैंक यू भी बोलना चाहूंगा कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, उन वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी वीडियो को बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। तो आप इसी तरीके से अपना प्यार बनाकर रखिए और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट सीबीएसई का एग्जाम देने वाले हैं उनका बेनिफिट हो सके। तो आज जो हम लेकर आए हैं आप लोगों के साथ, वो 12th के एमसीक्यू को लेकर आए हैं। बहुत अच्छे ब्रिलियंट एमसीक्यूज हैं, 17 एमसीक्यूज हम लेकर आए हैं, और आई होप आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप लोगों को हर एक एमसीक्यू अच्छे से क्लियर हो। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। देखिए क्या कह रहा है। ऋषि एंड धर्मेंद्र आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ, किस रेशियो में गाइस? 4:1। ठीक है, ये 4:1 में पार्टनर है। दे एग्री टू टेक तान्या इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर। तान्या आ रही है 1/3 के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दी हुई है? 5:3:4। ऑल राइट। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट, गुडविल की वैल्यू कैसे लगाई गई है? 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मतलब एवरेज प्रॉफिट निकालना है आपको 5 ईयर्स का, उसका 3 ईयर परचेज, वो गुडविल की वैल्यू होगी। देखिए हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है प्रॉफिट। 3,88,480, 2,99,995, 50,000 का लॉस, 5 लाख, 6 लाख प्रॉफिट। ऑन अ स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट्स द फॉलोइंग मैटर्स आर रिवेल्ड। ये पता चला, क्या पता चला? एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज 3 लाख, 3 लाख का एबनॉर्मल लॉस वाज इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अब देखो इसका मतलब यहां पर, इसका मतलब ये एबनॉर्मल लॉस 3 लाख वहां से क्या हो चुका होगा? माइनस। लेकिन ये एबनॉर्मल लॉस है, आप जानते हो एबनॉर्मल लॉस को हम बुक्स में दिखाते नहीं है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? गुडविल निकाल रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि जो हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हमारे जो क्या हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, उनका इनकम हो रही है, उनको लेकर चलेंगे, एबनॉर्मल को लेकर नहीं चलेंगे। तो ये क्या हो चुका होगा? माइनस। तो हमें इसको यहां पर क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक। तो हमें यहां पर 3 लाख को क्या करना पड़ेगा? ऐड। ठीक है, लॉस था 50,000, तो 3 लाख को ऐड किया, 2,50,000 रह गया। क्योंकि ये लॉस था, मैं इसको ब्रैकेट में कर देता हूं ताकि इजी हो जाए। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2020 वाज अंडर वैल्यू बाय 50,000। अब बात आई 31 मार्च 2020। यहां पर इस साल क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमारा अंडर वैल्यू हो गया। और आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक कहां आता है? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर मतलब हमने क्रेडिट साइड कम दिखाई है। तो आप जानते हो जब क्रेडिट साइड कम दिखाई जाएगी, वो इनकम साइड कम होगी, तो प्रॉफिट कम आए होंगे। अब हमें इसको सही करना है, तो हमें यहां पर 50,000 को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये अगले साल का क्या बनता है? ओपनिंग। जब वो अगले साल का ओपनिंग बनेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर आया होगा। तो जब ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर आया होगा तो खर्चे आते हैं वहां पर, खर्चे हमने एक्सपेंस को कम दिखाया होगा। तो जब एक्सपेंस को कम दिखाया होगा तो अल्टीमेटली हमारे प्रॉफिट्स बढ़ गए होंगे। तो हमें इसको सही करना पड़ेगा, हमें यहां से 50,000 को क्या करना पड़ेगा? माइनस। यस गाइस, बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी। रिपेयर टू अ कार, एक कार की हमने रिपेयर करवाई, अमाउंटेड टू रुपीज 50,000, was wrongly debited to a car account on 1st October 2018। हमने उसको कार में दिखा दिया, मोटर व्हीकल में दिखा दिया था, वो रिपेयर दिखाना चाहिए था प्रॉफिट एंड लॉस में, दिखा दिया हमने एसेट में। तो गाइस अब हमें इसको सही करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये कब की बात है? 1 अक्टूबर, मतलब इसी साल की बात है। तो हमें यहाँ पर 50,000 क्या करना पड़ेगा? माइनस। यहाँ पर 50,000 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसको कहां दिखा दिया? कार में। अब इसको सही करेंगे तो खर्चे में दिखाएंगे, तो 50,000 यहां से डिडक्ट होगा। एंड डेप्रिसिएशन वाज चार्ज्ड ऑन व्हीकल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन WDV मेथड। और हमने डेप्रिसिएशन भी लगा दिया, ये तो और भी गलत हो गया। अब डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा तो इस साल में से भी डेप्रिसिएशन माइनस हो गया होगा, इसमें से भी और इसमें से भी, 3 सालों में। देखो हमने WDV मेथड से लगाया है, तो देखिए 50,000 पर 10%, 10/100 मल्टीप्लाई में कितने मंथ? 6 मंथ का, क्योंकि 1 अक्टूबर है तो ये आ जाएगा 55,000, ये 2,500। तो 2,500 यहां से क्या हुआ होगा? माइनस। तो इसको हमें ऐड बैक करना पड़ेगा।
2500। अब देखिए 2500 जब हमें एड बैक करना पड़ेगा तो यहां पर अब अगले साल की वैल्यू कितनी रही होगी, 50,000 में से 2500 को माइनस करेंगे 47,500। ठीक है, अब जो यहां से सेकेंड ईयर से डेप्रिसिएशन माइनस होगा 4750, ये माइनस हुआ होगा तो इसको भी हमें 4750 से ऐड बैक करना पड़ेगा अगेन। अब अगले साल देखो 057, 6 में से 4 गए 2, 42,750 उसका क्लोजिंग बैलेंस आया, ये अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा तो उस साल जो डेप्रिसिएशन लगा होगा 4275, तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक। ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, न्यू पार्टनर। अब देखो, अब हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट इज टू बी ओपन फॉर द प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है, हमें क्या करना है, न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन करना है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। इसके बाद एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। देखो ये कब की बात कर रहे हैं, 2021 का एडजस्टेड प्रॉफिट। देखो 6 लाख ये हो गया, 6 में से 50 को माइनस किया, 550 ऐड किया 4275, तो 54,275 दैट शुड बी आवर आंसर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन इज आवर आंसर। ठीक है, इसके बाद एवरेज प्रॉफिट विल बी, अब एवरेज प्रॉफिट, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट विल बी, हमें एवरेज निकालना है। देखो ये हो गया कितना, 5,54,275, 5,54,275। उसके बाद 5,54,750, ऑल राइट। उसके बाद 50 1 लाख, ये 1 लाख माइनस होगा तो ये हो जाएगा 2 लाख, 2 लाख, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं 2,02,500 ताकि आप लोगों को दिख जाए, 2,02,500। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद चेक कीजिए, इसके बाद 2,99,995, 3,88,480। तो हम इन सब का टोटल करेंगे तो ये आता है 20 लाख। 20 लाख कितने ईयर्स का, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 4, तो आंसर इज 4 लाख। चलिए गाइस, आंसर हमारा कितना आ गया, ए पार्ट दैट इज 4 लाख। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, तानिया डज नॉट ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ठीक है, कैपिटल या करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड विद। अब पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, हमें गेन और सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। देखो गेन और सेक्रीफाइस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए ओल्ड रेशो और न्यू रेशो गिवन है, तो हम यहां पर क्या कहेंगे 4/5 माइनस 5/12। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, ऋषि की बात कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 60 में ये आ जाएगा कितना, 12 चौके 48 माइनस 25, यही होगा मेरे ख्याल से। एक बार दोबारा देख लेते हैं, 4/5 माइनस 5 और 3 9, 5 और 3 8 और 4 12, तो 5/12, तो ये हमारा कितना आ जाएगा गाइस, दैट वुड बी 23/60। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं धर्मेंद्र की। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 1/5 माइनस 3/12, तो ये कितना आ जाएगा 60, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 15, यही आएगा 12 माइनस 15, तो ये आ जाएगा 3/60। तो इसने भी क्या किया है, गेन, क्या किया है, गेन। तो आप देखो, अब इसने गेन किया है, अब हमें इसको, अगर हम इसको अब दिखाते हैं तो 23/60, हमारी गुडविल की वैल्यू आई है 4 लाख। ठीक है, तो 23/60 इसने तो क्या किया है, सेक्रीफाइस, इसने गेन किया है, तो 3/60 मल्टीप्लाई बाय में 4 लाख, 4 लाख ही आई है, नहीं 4 लाख नहीं आई गाइस, 4 लाख तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया है, एडजस्टेड एवरेज। हमारी गुडविल आई है, उसने बोला था 3 टाइम्स, तो ये आएगा 12 लाख, तो ये आ जाएगा कितना गाइस, ध्यान रखा करो, 6 दूनी 12, 20,000, तो ये कितना आ जाएगा 60,000। तो इसका मतलब ये डेबिट, इसने गेन किया तो इसको डेबिट करेंगे, तो धर्मेंद्र डेबिट होगा, धर्मेंद्र को हम डेबिट करेंगे 60,000 से, ये बात तो क्लियर हो गई, धर्मेंद्र को डेबिट किया जाएगा 60 से। अब बात आई किसकी, जो पार्टनर नया आ रहा है वो कितने के लिए आ रहा है, 1/3 के लिए आ रहा है, तो 1/3 कितना हो जाएगा, 12 लाख का 1/3 4 लाख, तो वो भी क्या हो जाएगा, डेबिट। तो नया पार्टनर कौन आ रहा है गाइस, नया पार्टनर हमारा आ रहा है, Who is the new partner? तान्या। यस, धर्मेंद्र भी डेबिट हो जाएगा, तान्या भी डेबिट होगा, चेक करो, और 2 में ऋषि हो जाएगा, तो ऋषि इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये तो गलत है ही है, ऋषि इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, 4,60,000, धर्मेंद्र का
धर्मेंद्र का कैपिटल डेबिट होगा 60 से, तानियास कैपिटल नहीं गाइस, उसने ऊपर बोला था हमें करंट यूज करना है, तो यहां पर देखिए नीचे वाले में सी ऑप्शन में करंट आ रहा है, ऋषिस कैपिटल क्रेडिट होगा, धर्मेंद्र का कैपिटल डेबिट होगा और तानिया का करंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में बोला था, हमें स्पेसिफिकली बोला गया था, ये देखिए क्या बोला गया था, कहां गया, ये रहा, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट इज टू बी ओपन, तो हमें करंट अकाउंट से एंट्री करनी पड़ेगी, तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी। आई होप आप लोगों को तीनों के तीनों जो क्वेश्चंस है वो आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। चलिए गाइस आगे हम चलते हैं, हमारे पास देखिए गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेवल लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर जो है वो रीजन है, ठीक है। क्या बात बोली गई है, देखिए इश्यू ऑफ डिबेंचर आर ट्रीटेड एज नॉन करंट लायबिलिटी अंडर द सब हेड, आपको पता है इश्यू ऑफ डिबेंचर आप नॉन करंट लायबिलिटी मानते हो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखाते हो, बट दीज डिबेंचर आर ड्यू फॉर रिडम्पशन, दे आर ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी, यस करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट आपकी अदर करंट लायबिलिटी में आता है, बिल्कुल सही बात की गई है। डिबेंचर आर ऑलवेज शोन एज नॉन करंट लायबिलिटी वेदर दे आर इशूड और रिडीम, गाइस बिल्कुल गलत, इसका मतलब असर्शन ए तो बिल्कुल सही है लेकिन रीजन उसका बिल्कुल गलत है, तो ओनली आंसर इज सी, असर्शन करेक्ट है। इसके बाद आगे क्या बोला गया, पिक आउट द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से जो आपको लग रहा है बिल्कुल अलग है उसको निकाल दो, ठीक है भैया निकाल देते हैं। पेटेंट्स आपको पता है इंटेंजिबल एसेट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल एसेट, डिजाइन इंटेंजिबल, लूज टूल, गाइस लूज टूल क्या होती है, ये भी तो इंटेंजिबल नहीं गाइस, ये इन्वेंटरी में आता है, तो हमारा ऑप्शन इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटिंग कैपिटल इंप्लॉयड, पहली बात तो कैपिटल इंप्लॉयड होता है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। कैपिटल इंप्लॉयड होता है जो पैसा आपने लंबे समय के लिए लगाया गया है, तो उसके अंदर क्या आता है, बेसिकली शेयर होल्डर फंड आता है। देखिए बेसिकली आपने पैसा जो लगाते हो वो बेसिकली क्या होता है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, यही होता है। अब वो कहता है भैया जो आपने पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगाया तो उसमें ये करंट लायबिलिटी नहीं आएगा, बेसिकली क्या आता है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, बिल्कुल सही कह रहे, विच नॉट रिप्रेजेंटिंग, ये तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सही है, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है गाइस, मैं बताना चाहूंगा, वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो नॉन करंट एसेट देखो आप क्या मतलब हुआ, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो यही वही बात तो, नॉन करंट प्लस करंट टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ये तो बिल्कुल सही है। शेयर होल्डर फंड प्लस करंट लायबिलिटी नहीं गाइस, ये गलत है, तो आंसर इज योर डी। इसके बाद रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, ठीक है केयरफुली पढ़ लेते हैं। इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस इज अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, यस वो प्राइस लेवल चेंजेस को दिखाता नहीं है, बिल्कुल सही बात है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, बिल्कुल सही, क्योंकि टोटल एसेट में से अगर हम नॉन करंट को हटाएंगे तो क्या आता है, करंट एसेट, तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी यही वर्किंग कैपिटल, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस करंट कैपिटल एम्प्लॉयड, नहीं गाइस ये गलत दिया हुआ है, टोटल एसेट में से हम करंट लायबिलिटी को हटाएंगे, टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी को एज वेल एज शेयर होल्डर फंड को हटाएंगे तब जाकर होगा, और कैपिटल एम्प्लॉयड तो इटसेल्फ उसके अंदर नॉन करंट लायबिलिटी आता है, ये गलत है। आइडियल रेशियो करंट रेशियो, ओहो 0.5:1, ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि वो होती है 2:1 मिनिमम होनी चाहिए। तो इसके बाद इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, यही आपके फर्स्ट और सेकंड, देखो फर्स्ट और सेकंड कहां आ रहा है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद गाइस देखिए आपके पास क्या दिया गया, एनालिसिस कंडक्टेड बाय इन्वेस्टर, देखिए analysis conducted by investor and creditor is known as horizontal cross sectional time series या external, इसे external analysis बोला जाता है। इसके बाद देखिए अगला हमारे पास क्या आ रहा है, match the item given in column 1 with the heading subheading as defined in schedule 3 all right of the Companies Act 2013, match the following, ठीक है। देखिए अब एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस आप जानते हो दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस, और वो क्या होती है, हमारी एसेट आती है, एसेट में कहां आता है, करंट एसेट में, और अदर करंट एसेट में। चलिए गाइस तो ये हमारी करंट एसेट है तो इसका मतलब डी, तो पहला हमारा आएगा डी, ठीक है।
उसके बाद डी, इसके बाद कॉल्स इन एडवांस। आपको ध्यान होगा कॉल्स इन एडवांस कहां आता है, ये आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में कहां आता है, ये करंट लाइबिलिटी में, अदर करंट लाइबिलिटी में आता है। चेक करो ये, यस ए, इसके बाद आएगा ए। उसके बाद देखो कॉल पब्लिक डिपॉजिट, यस ये आपकी क्या होती है, जो आपकी किसके अंदर आती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, नॉन करंट लाइबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर, तो अब आएगा बी। उसके बाद माइनिंग राइट्स क्या होते हैं गाइस, माइनिंग राइट्स इनटेंजिबल एसेट होते हैं, तो आएगा सी। ठीक है गाइस, तो ये बनेगा डी ए बी सी, डी ए बी सी, देखिएगा गाइस डी ए बी सी, डी ए बी सी, यस गाइस आंसर इज बी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपको पता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू क्या होता है, हाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यस +1 में भी पढ़ा है। तो आपको याद होगा वो क्या कहता था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग, या और क्या, सेल माइनस ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, यही होता था, या सेल प्लस लॉस, अगर ग्रोस लॉस है तो ऐड हो जाएगा। तो देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग, बिल्कुल सही है, उसने इनकरेक्ट बोला है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रोस प्रॉफिट, अभी बताया, बिल्कुल सही। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद अगर हम बेसिकली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस नीचे दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कैसे आता है, जब हम क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करते हैं और इनडायरेक्ट इनकम्स को ऐड करते हैं, तो हमें ऊपर जाना है। देखो हमारा ये नेट प्रॉफिट आ रहा है, इसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहां आते हैं, इनडायरेक्ट इनकम्स यहां पर आती है ना, तो ऊपर जाकर हमारा क्या आता है, ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, अब ये देखो क्या कह रहा है, नेट प्रॉफिट में अगर मैं ये ऐड हुआ है इसमें, इसको मैं क्या कर दूं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस हुआ है, तो इसको मैं क्या कर दूं, माइनस को ऐड कर दूं, और ये ऐड हुआ है इसको क्या कर दूं, माइनस कर दूं। नेट प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जो माइनस हुए हैं उनको मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और इनकम्स ऐड हुई थी इसको क्या कर दिया, माइनस, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट। तो देखिए नेट प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस इनडायरेक्ट इनकम्स, और वो ग्रोस प्रॉफिट आया, और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सही है बिल्कुल, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रोस लॉस, भैया ये भी तो अभी आपने बताया, ये भी सही है, नहीं गाइस यहां पर ऐड होना चाहिए, ग्रोस लॉस ऐड होगा, तो इसका मतलब ये गलत है, तो आंसर इज योर डी। इसके बाद टोटल डेट, जो आपके टोटल आपने पैसा लेना है, डेट का मतलब होता है पैसा लेना है, टोटल डेट दैट रिप्रेजेंट बेसिकली नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। टोटल डेट 15 लाख है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल है 2,50,000, ऑलराइट, तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, और करंट एसेट है 4,40,000, बिल्कुल क्लियर हो गया, इससे आपकी करंट लाइबिलिटी देखो, इससे आपके सारे क्लियर हो रहे हैं। वर्किंग कैपिटल है कितनी, 2,50,000 इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो 2,50,000 इज इक्वल टू 4,40,000 माइनस करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी उधर होएगा, ये इधर आएगा, तो करंट लाइबिलिटी कितनी आ गई, 1,90,000। अब टोटल डेट क्या है, टोटल डेट किसके इक्वल होते हैं, टोटल डेट दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, ये आ गया 15 लाख। नॉन करंट लाइबिलिटी कितने की है गाइस, नॉन करंट लाइबिलिटी दी नहीं है, और करंट लाइबिलिटी है 1,90,000, इसको मैं इधर ले आऊंगा, 1,90,000 को क्या कर दूंगा माइनस, तो ये आ जाएगी नॉन करंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट लाइबिलिटी हो गई हमारी 13,10,000, ये हमारी क्या आ गई, नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, इजी। इसके बाद नॉन करंट एसेट इज 1.5 टाइम ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। अब ये देखो लॉन्ग टर्म डेट ये हमारा है, लॉन्ग टर्म डेट नॉन करंट लाइबिलिटी, और जो हमारी नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट क्या है, 1.5 किसका, 13,10,000, ये जीरो हटाएंगे तो ये जीरो कट जाएगा, 1 2 3 5 45, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 45, 0 0 0 0, 15 कम 15, 45 46, 15 और 4 19, 19,65,000 नॉन करंट एसेट आ गई, 19,65,000। प्रोप्राइटरी रेशो निकालनी, ओके प्रोप्राइटरी रेशो, तो प्रोप्राइटरी रेशो आपको पता होगा, प्रोप्राइटर मतलब ओनर, तो इक्विटी मतलब, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटरी रेशो शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट। अब टोटल शेयर होल्डर फंड कितना आएगा, देखो गाइस पहले तो टोटल एसेट देखो, हमारे पास करंट एसेट भी है और नॉन करंट एसेट भी है। ठीक है, करंट एसेट आपको दी हुई थी 4,40,000 और नॉन करंट ये हो गई, तो 19,65,000 प्लस 4,40,000। ठीक है, 0,005,0
24,05,000 और शेयर होल्डर फंड कैसे आएगा? अब टोटल एसेट किसके इक्वल होती है? टोटल लाइबिलिटी। अगेन हमारे पास देखो करंट लाइबिलिटी भी है, 15 हमारे पास टोटल क्या है? डेट है। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो 9,05,000, क्योंकि टोटल जो टोटल लाइबिलिटी है वो भी हमारी 24,05,000 होगी और टोटल लाइबिलिटी किसके इक्वल होगी? दैट इज शेयर होल्डर फंड प्लस किसके? नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, और ये दोनों मिलाकर 15 लाख है, तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर फंड ये आ जाएगा। तो इससे हमारी क्या आ जाएगी गाइस? आप चेक करोगे 0.38:1 आएगी। तो डी इज योर आंसर। इसके बाद आगे चलते हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए गाइस क्या बोला गया? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए मैं यहां से इसको थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चल चलिए गाइस, इसके बाद देखिए हमारे पास आ रहा है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 8 लाख। ठीक है, 8 लाख है। ग्रोस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 4 टाइम ऑफ द ओपनिंग इन्वेंट्री। ऑलराइट, ओपनिंग इन्वेंट्री है 10% ऑफ द रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहां से एक बात तो क्लियर हो गई, ओपनिंग इन्वेंट्री क्या आ जाएगी? ओपनिंग इन्वेंट्री क्या आ जाएगी? 10% ऑफ रिवेन्यू, तो ये आ जाएगी गाइस 80,000। ठीक है, अब क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री है 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगी 3,20,000। तो एवरेज इन्वेंट्री यहां से आ गई हमारी, क्योंकि हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है, तो 80 प्लस ये आ जाएगा 4 लाख डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये आ गई एवरेज इन्वेंट्री 2 लाख। ठीक है, हमें और क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू चाहिए। अब हमें देखो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है कितना? 8 लाख। ग्रोस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। अब देखो ग्रोस प्रॉफिट 25%, हमें क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब हमें कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू चाहिए। ग्रोस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। देखिए अब कॉस्ट को हम लेट कर लेते हैं, कॉस्ट हमारी कितनी है? 100। ठीक है, 100 सॉरी, और हमारा ग्रोस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 25, क्योंकि 25% ऑन कॉस्ट है। सेलिंग प्राइस आ जाएगा 125। अब आपको यूनिटरी मेथड तो बहुत अच्छे से आता होगा कि अगर हमारी कॉस्ट, हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो 125 है, कॉस्ट है 100, तो 1 है तो कितना आ जाएगा? 100 बाय 125। तो 100 बाय 125, तो ये कितना आ जाएगा? 4/5 मल्टीप्लाई बाय हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 8 लाख, तो ये आ जाएगा 1,60,000, तो ये आ जाएगा 6,40,000। तो ये हमारा कितना आ गया? 6,40,000 डिवाइड बाय में कितना हो जाएगा? दैट वुड बी एवरेज इन्वेंट्री है 2 लाख, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? पॉइंट लगाएंगे, 0 हटाएंगे, 3.2। चेक कीजिए गाइस, 3.2 हमारा आ रहा है। यस गाइस, सी पार्ट इज योर आंसर। अगला देखिए नेक्स्ट, बहुत अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? गलत है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज अ पोस्टमार्टम ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। यस गाइस, हम पोस्टमार्टम करते हैं। एनालिसिस का मतलब कंक्लूड करना, पोस्टमार्टम कर देना, इंसानों का नहीं गाइस, बिजनेस ट्रांजैक्शन का। यस, अल्टीमेटली रिजल्ट निकालना। विंडो ड्रेसिंग मींस मैनिपुलेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, आप बहुत अच्छे से जानते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट फ्री फ्रॉम बायस। यस, क्योंकि उसके अंदर पर्सनल जजमेंट यूज होती है। टैक्स अथॉरिटी डू नॉट रिक्वायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। नहीं चाहिए उनको, चाहिए भैया, तो डी इज योर आंसर। गिवन बिलो आर दी स्टेटमेंट, हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है, देखिए चेक कीजिए। गिवन बिलो आर दी स्टेटमेंट, एक है असर्शन, दूसरा है रीजन। देखिए क्या क्या दिया गया है। असर्शन, डिबेंचर्स आर नॉन करंट लायबिलिटी, बहुत अच्छे से जानते हो, बट इन द ईयर ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन डेट इक्विटी रेशियो। बिल्कुल सही, क्योंकि जब डिबेंचर की रिडम्पशन होती है तो वो कहां आ जाते हैं? वो करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटी में, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट में आ जाते हैं। अब वो कहां नहीं रहते हैं? वो हमारे कहां नहीं रहते हैं गाइस? नॉन करंट लायबिलिटी में नहीं रहते हैं। बिल्कुल सही। Redemption of debenture will affect only current ratio. Yes guys, because current maturity of long term debt are the current liability. Yes guys, बिल्कुल सही, ये current liability में आते हैं, बिल्कुल सही बोला। तो इसका मतलब both assertion and reason are correct, और reason भी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। Given below are two statement. Again देखिए assertion क्या दिया गया है? To measure the operating efficiency of the business. Yes, operating efficiency निकालने के लिए हम profitability ratio को देखते हैं, बिल्कुल सही। Operating efficiency of a company can be measured by all type of ratio. नहीं guys,
प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से ही पता चलता है, इसका मतलब असर्शन ए बिल्कुल सही है, रीजन गलत है, तो ओनली असर्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं। करंट रेशियो ऑफ द कंपनी इज 2:1, ऑल राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंप्रूव द करंट रेशियो, ऑल राइट। पहला कह रहा है पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर कम होंगे, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर कम होंगे, कैश भी कम होगा। जब दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कम होंगे तो रेशियो आपकी इंप्रूव होगी। पहला बिल्कुल सही है। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, पहली बात आपके गुड्स बढ़ेंगे, क्लोज आपका स्टॉक बढ़ेगा, यस। और दूसरा आप क्या करोगे गाइस, आपके क्रेडिटर्स भी बढ़ेंगे, दोनों बढ़ेंगे तो रेशियो कम होती है, ये नहीं आएगा। सेल ऑफ मोटर व्हीकल एट अ लॉस ऑफ 15%, मोटर व्हीकल जाएगा आपकी नॉन फिक्स एसेट में से कम होगा, आपकी किस में से, नॉन करंट एसेट में से कम होगा। लॉस है, लॉस कहां जाएगा, कहां जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस, तो इससे कोई फर्क, लेकिन पैसा तो आ रहा है ना, पैसा आ रहा है तो आपकी क्या बढ़ रही है, करंट एसेट न्यूमरेटर बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली आपकी रेशियो इंप्रूव होगी। तो ये दोनों इंप्रूव कर रही है, तो 1 and 3rd देखिए, 1 and 3rd, 1 and 3rd, 1 and 3rd, तो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल यूजर, नहीं है, जो नहीं है उनके बारे में बता रहा है, पहला ही बता रहा है। मैनेजमेंट नहीं है, मैनेजमेंट इंटरनल है, गवर्नमेंट एक्सटर्नल है, कॉम्पिटिटर एक्सटर्नल है, क्रेडिटर एक्सटर्नल है, तो ओनली हम कहेंगे 1, दैट इज योर आंसर सी। तो हमने अभी आपके साथ 17 बहुत अच्छे एमसीक्यू डिस्कस किए हैं, तो गाइज इनको बहुत अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से करिए, और हम आगे भी आप लोगों के लिए और अच्छे एमसीक्यू लेकर आएंगे, ताकि आप लोग एग्जाम में आपको कोई भी परेशानी ना हो, आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है हमारी, तो जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप तक अभी तक आपने नहीं किया है इसको, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, उसके ऊपर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।